गुड इवनिंग छात्रों। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के बचे हुए कैरेक्टरों की चर्चा करेंगे कि प्रकाश के और कौन कौन से लक्षण हो रहे होते हैं। इसके पहले प्रकाश के 4 सेगमेंट की चर्चा की गई है, जिस 4 सेगमेंट में 4 पार्टों में जो दिया गया है प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के चाल, प्रकाश के लक्षण की चर्चा की गई है। फिर भी 2-4 कैरेक्टर और बच गए हैं जिनकी चर्चा जो है आज के टॉपिक में करते हैं। इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उस टॉपिक में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाया था। इसके अलावा प्रकाश में विवर्तन की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है इसकी चर्चा की थी। आज के टॉपिक में पहला कैरेक्टर जो दिखाई देगा वो है वर्ण विक्षेपण की घटना। डिस्पर्जन। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है या डिस्पर्जन की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है। इसमें एक छोटा सा आपका डायग्राम बनेगा, बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या है। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा में एक डायग्राम बना है जिसमें एक प्रिज्म बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है अपवर्तन, यहाँ पे लिखा है श्वेत प्रकाश और यहाँ पे लिखे हैं रंगों की संख्या, जिनकी 7 संख्या यहाँ लिखी है, जिसमें लिखा है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन की घटना कहा जाता है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन की घटना कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण की घटना जब संपन्न होती है तो प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में 7 रंग दिखाई देते हैं। इन 7 रंगों को नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल के नाम से जाना जाता है। ये 7 रंग जो होते हैं, इन 7 रंग के सबसे ऊपर जो उपस्थित होता है वह लाल रंग होता है। सबसे नीचे जो उपस्थित होता है वह बैगनी रंग होता है और इसके मध्य में हरा रंग पाया जाता है। तो स्पेक्ट्रम के जो 7 रंग होते हैं, इसके सबसे ऊपर लाल रंग पाया जाता है, सबसे नीचे बैगनी रंग पाया जाता है और मध्य में कौन सा रंग उपस्थित है, हरा रंग उपस्थित होता है। इन 7 रंगों में देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के मध्य कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध या व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी जिस रंग के तरंगदैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा उसकी आवृत्ति का मान उतना ही कम होगा। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में देखा जाए तो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसकी आवृत्ति का मान सबसे कम होता है। जबकि बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है, इसलिए इसकी आवृत्ति का मान सबसे अधिक होता है। यानी नीचे से ऊपर की ओर अर्थात बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है और आवृत्ति का मान घटता जाता है, जबकि बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये थी वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। वर्ण विक्षेपण के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी एक नजर में देख ले। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है
कि श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, जिन्हें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यह है कि वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकाश की किस क्रिया के फलस्वरूप होती है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यह है कि वर्ण विक्षेपण में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में मध्य में कौन सा रंग उपस्थित होता है। तो मध्य में कौन सा रंग उपस्थित होता है, हरा रंग पाया जाता है। कथन कारण के रूप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले 7 रंगों में बैगनी से लाल की ओर जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है। तो कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन दे देता है कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में बैगनी से लाल की ओर जाने पर आवृत्ति का मान घटता जाता है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थी वर्ण विक्षेपण की घटना, जिसके ऊपर बहुतायत में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और प्रकाश का कैरेक्टर है, नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। नेक्स्ट प्रकाश का कैरेक्टर है ध्रुवण। ध्रुवण पोलराइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवण की घटना किसमें संपन्न होती है। तो ध्रुवण की घटना केवल और केवल किसमें संपन्न होती है, प्रकाश में संपन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश ध्रुवित होता है तो किस प्रकार के तरंगों की तरह व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश ध्रुवित होता है तो यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है, यानी ट्रांसफर वेव्स की तरह व्यवहार करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं। तो देखते हैं ध्रुवण क्या है। तो प्रकाश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रकाश जो है 2 प्रकार का होता है। एक है ध्रुवित प्रकाश और दूसरा है अध्रुवित प्रकाश। यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर देखें तो 2 प्रकार का प्रकाश निकलता है, एक पोलराइज्ड यानी ध्रुवित और दूसरा अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, स्रोत से निकलने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश की इस घटना को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश क्या है, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलेगा और स्रोत से निकलने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। जैसे कि आप देखेंगे कमरे में बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है, उससे निकलने वाला प्रकाश जो होगा वो अध्रुवित प्रकाश होता है। दूसरा है ध्रुवित प्रकाश। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है और स्रोत से निकलने के बाद एक दिशीय हो जाता है, मोनोडायमेंशनल हो जाता है, इस प्रकार के प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे वाहनों के हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश, टॉर्च टेबल लैंप से निकलने वाला प्रकाश जो होगा वो ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट के रूप में होगा। तो ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है और स्रोत से निकलने के बाद यह मोनोडायमेंशनल हो जाता है, एक दिशीय हो जाता है, ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वाहन की हेडलाइट है, वाहन की हेडलाइट से जब प्रकाश निकलता है तो ये मोनोडायमेंशनल होता है, एक दिशीय होता है, जिसके कारण से सामने वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस प्रकाश में ध्रुवण की घटना को संपन्न करवाने के लिए आपने देखा होगा पहले वाहनों की हेडलाइट जो होती थी उसके ऊपर कालिख लगी होती थी, कालिख लगी होती थी, यानी ये कालिख जो होती थी नाइट्रोसेल्यूलोज का लेप चढ़ा होता है, परत चढ़ी होती थी, जिसके कारण से प्रकाश ध्रुवित हो जाता था। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार की कालिख वाहनों की हेडलाइट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अब किसका सहारा लेते हैं, अवतल दर्पण का सहारा लेते हैं। तो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर जो होता है यह प्रकाश को ध्रुवित करने में सहायक होता है। तो ध्रुवण की घटना के लिए किसका उपयोग करते हैं, या तो पोलराइज्ड का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज वगैरह का प्रयोग करते हैं, या फिर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो यह प्रकाश का नेक्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम है पोलराइजेशन।
तो पोलराइजेशन पर संक्षिप्त रूप में देखा जाए क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवण की घटना किसमें संपन्न होती है, तो केवल प्रकाश में संपन्न होती है, ध्वनि में संपन्न नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश ध्रुवित होता है तो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हमने शुरुआत में बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है, लेकिन जब पोलराइजेशन की घटना संपन्न होती है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, ट्रांसफर वेव्स के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरणों के ऊपर पूछे जाते हैं कि वाहनों के हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश किस प्रकार का होता है, टॉर्च टेबल लैंप से निकलने वाला प्रकाश किस प्रकार का होता है, तो ध्रुवित प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुवण की घटना को संपन्न करवाने के लिए क्या किया जाता है। तो ध्रुवण की घटना को संपन्न करवाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन में दर्पण के रूप में दिया गया है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करवाने का कार्य करता है। तो ये थी ध्रुवण की घटना। इसके बाद एक और प्रकाश का कैरेक्टर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण जिसकी चर्चा जो की गई थी वो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यानी थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है, और जब व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है तो यह तरंग के रूप में व्यवहार करता है। व्यतिकरण की परिभाषा है कि जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक समान दिशा में एक समान चाल से चलती हैं तो एक दूसरे को अध्यारोपित करते हुए चलती हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी परिणामी तीव्रता कम, अधिक या शून्य होती है। जहां पर इनकी परिणामी तीव्रता अधिक होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है। जहां पे इनकी परिणामी तीव्रता कम और शून्य होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण का निर्माण होता है। संपोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं या फिर धुंधले रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। तो व्यतिकरण की परिभाषा एक बार और रिपीट करता हूं मैं। जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक समान दिशा में एक समान चाल से चलती हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप यानी अध्यारोपित करते हुए चलती हैं, जिससे इनकी परिणामी तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी कम, अधिक या शून्य होती है। जहां पे इनकी परिणामी तीव्रता अधिक होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है। जहां पे इनकी परिणामी तीव्रता कम और शून्य होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण का निर्माण होता है। संपोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं या फिर धुंधले रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। व्यतिकरण के दैनिक जीवन में कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो व्यतिकरण का पहला उदाहरण जो आपको दिखाई देता है वो है साबुन का जब बुलबुला निकलता है तो साबुन का बुलबुला जो होता है यह सतरंगी कलर का दिखाई देता है। सतरंगी कलर का जो दिखाई दे रहा होता है यह किसके फलस्वरूप होता है, व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप होता है। यानी साबुन के बुलबुले का सतरंगी कलर का दिखाई देना यह किसकी परिणाम स्वरूप होता है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के परिणाम स्वरूप होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन के दौर में सीडी जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों जब हम दूर से देखते हैं तो इन दोनों में देखा जाए तो सतरंगी कलर का प्रकाश दिखाई देता है। तो यह सतरंगी कलर की जो दिखाई देती है वो भी किसके कारण दिखाई देती है, व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप ही दिखाई देती है। आप देखते हुए मार्केट में जब किताब लेने जाते हैं तो कई किताबों पर आज की डेट में एक होलोग्राम का डायग्राम लगा हुआ मिलता है। जैसे उस होलोग्राम के डायग्राम को आप जो है प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भी किसके फलस्वरूप होता है, व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप होता है। यानी होलोग्राम का डायग्राम जो है चमकता हुआ दिखाई देना यह किसका उदाहरण है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का ही उदाहरण दिखाई दे रहा होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंटरफेरेंस की चर्चा जो की गई थी वो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है की गई थी। इसके बाद एक और प्रकाश का कैरेक्टर बचा हुआ है वो है डॉपलर प्रभाव।
तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी डॉपलर। डॉपलर प्रभाव। तो देखिए, जब भी डॉपलर प्रभाव की चर्चा आती है तो माइंड में आता है कि ध्वनि के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो एकदम सही है, गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉपलर थे जिन्होंने ध्वनि के संदर्भ में ही चर्चा मुख्य रूप से की है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि केवल ध्वनि के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है। प्रकाश के संदर्भ में भी इन्होंने चर्चा की है, और प्रकाश के संदर्भ में इन्होंने खगोलीय पिंडों के संदर्भ में व्याख्या की है। ये कहते हैं कि जब कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी से दूर जाता है तो लाल रंग की रेखाएं, और जब कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी की ओर आता है तो बैंगनी रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं। मान लें कि यह पृथ्वी और यह खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉइड बॉडी। तो जब कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी से दूर जाता है तो लाल रंग की रेखाएं, और जब कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी की ओर आता है तो बैंगनी रंग की रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लगातार विश्व क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रसारी विश्व की संकल्पना की पुष्टि किस सिद्धांत से होती है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना की पुष्टि जो होती है वो किससे होती है? डॉपलर प्रभाव से होती है। तो डॉपलर प्रभाव मुख्य रूप से ध्वनि के संदर्भ में ही दिया गया था, लेकिन डॉपलर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संदर्भ में भी व्याख्या की है। और प्रकाश के संदर्भ में किसके लिए व्याख्या की है? खगोलीय पिंडों के लिए व्याख्या की है। तो ये थे प्रकाश के कैरेक्टर और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रकाश जो कि टॉपिक के रूप में हमने आपको बताया था, जिसमें अभी दर्पण बचा हुआ है, लेंस बचा हुआ है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें दर्पण की चर्चा की जाएगी। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।